हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला, थोड़ा इकोनॉमिक जर्नी हमारी कैसे जानी चाहिए। आप जानते हो इंडिया को इंडिपेंडेंस हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। अब जब 2047 में हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल हो जाएंगे, उस टाइम तक हमारी इकोनॉमिक जर्नी क्या होनी चाहिए, क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सकता है नहीं बन सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये थोड़ी बातें यहाँ पे डॉक्टर सी रंगाराजन जी ने करी हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि रिफ्यूजीज के संबंधित, ठीक है ना, एक्चुअल में ये वुमेन से ज्यादा संबंधित है और उसको थोड़ा रिफ्यूजीज के साथ यहाँ पे लिंक किया गया है, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा है जो ड्राफ्ट अभी डेटा प्रोटेक्शन जो बिल हमारे सामने आया है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ चर्चा करनी है, तो उसको भी समझेंगे। तीनों के तीनों मुद्दे मैं काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेंस में जब क्वेश्चन आए ना इसके रिगार्डिंग, आप उन चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। देखिए, कोट ऑफ द डे आज की महात्मा गांधी जी के द्वारा है। इन्होंने क्या बोला है, देयर इज अ हायर कोर्ट देन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड इट इज द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस, इट सुपरसीड्स ऑल कोर्ट। देखो, कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है। कॉन्शियंस मतलब होता है हमारी अंदर की आवाज। कई बार होता है ना, हमारे दिल की आवाज हमें बताती है कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। एक तरह की फीलिंग होती है। जैसे मान लो आप कभी, मान लीजिए आप बाइक ड्राइव कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो और आपने ना एक रेड सिग्नल देखा और सिग्नल रेड था। आपने इसको हो सकता है तोड़ दिया हो, ठीक है ना, आपने रेड के टाइम पे शायद इसको क्रॉस कर दिया। हो सकता है किसी ने आपको नहीं देखा, किसी पुलिस वाले ने आपको नहीं देखा, तो कोई लीगल नहीं आपके ऊपर एक्शन लेगा लिया जाएगा कि आपका चालान काटा जाएगा या वॉट एवर, क्योंकि कोई को था नहीं वहां पे देखने वाला। पर आपको ना अपने अंदर पता है कि आपने जो काम किया वो गलत किया, राइट। ये कहाँ से पता लग रहा है आपको, या आपको अपने अंदर ना एक गिल्ट की फीलिंग आएगी कि यार मुझे ना ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये चीज मैंने कर दी, ये एक्शन मुझे नहीं करना चाहिए था। ये गिल्ट की भावना कहाँ से आ रही है, ये आपके कॉन्शियस से आ रही है। कई बार आप होता है ना कि आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से कई कई बार झूठ बोल देते हो, राइट। तो झूठ बोलना कोई वहां उसके पीछे कोई लॉ थोड़ी है कि आपको जेल में डाल देंगे, कोई लॉ थोड़ी है इस तरह का, नहीं। पर आपको अपने अंदर की फीलिंग पता है कि मुझे ना झूठ बोलना नहीं चाहिए था इस इंस्टेंस पे, ये झूठ बोलना गलत चीज है। तो एक तरह के ना एक मॉरल सेंस होती है, आपके हार्ट के अंदर की ये फीलिंग होती है जो बता देती है कि राइट चीज क्या है और रॉन्ग चीज क्या है। कई बार ना लाइफ में आपके ना डिलेमास आते हैं, दो मतलब दुविधा आती है एक तरह से कि एक्शन ए करूं या बी करूं, दोनों में से क्या चीज मुझे करनी चाहिए। वहां पर आपकी जो कॉन्शियंस है वो आपको बता देगी कि हाँ, ए करोगे तो उसके ये फायदे हैं या फिर ये सही चीज है। आपको एक तरह से ना इस चीज को सॉल्व करने में आपकी कॉन्शियंस बहुत हेल्प करती है। कल को अगर आप जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तब भी आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जब आपको कुछ ना कुछ एथिकल डिलेमास आपको फेस करने पड़ेंगे। उस समय आपकी कॉन्शियस, आपका जो एक तरह से वैल्यू सिस्टम है, ठीक है ना, वो भी आपको हेल्प करेगा इन पर्टिकुलर एक तरह से ये एथिकल डिलेमास को आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो आपकी जो इनर वॉइस है, जो भी आपके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में आपकी ये मदद करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट कोट है महात्मा गांधी जी की, और काफी हद तक ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है। इवन अगर आप देखना चाहो ना, तो आप जानते हो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, तब गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। काफी मेजर इशू बना था, राइट। पर उन्होंने इस तरह से किया क्योंकि उनकी कॉन्शियस ने ये बात बोली कि नहीं, वायलेंस होनी नहीं चाहिए थी, ये गलत चीज है वायलेंस। उस वजह से उन्होंने इस चीज को विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस हमें अपनी लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या जो भी आप सर्विस लेना चाहते हो, जब आप उस पर्टिकुलर सर्विस पे पहुंच जाओगे, आई एम वेरी श्योर आपके लाइफ में ना एथिकल डिलेमास आएंगे ही आएंगे। आपका वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आप अपनी कॉन्शियस की बात किस तरह से सुनते हो, वो आपको हमेशा हेल्प करेगी आपको सही डायरेक्शन में लेके जाने में। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो हमारी जुडिशरी को, हमारे लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। उसी तरह से आपकी जो कॉन्शियस, आपका वैल्यू सिस्टम, वो आपको अपनी लाइफ के अंदर सही डायरेक्शन में डेफिनेटली लेके जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की कोट ऑफ द डे, ठीक है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से, जो क्या है, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी हेड। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने डॉक्टर सी रंगाराजन जी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। देखो, यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया के जैसे अभी 75 ईयर्स हो गए। अब सवाल ये है कि 2047 तक जब 100 साल हो गए जाएंगे, तो क्या इंडिया एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्री बन सकता है या नहीं बन सकता, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उनका जो विजन है, राइट। अब अगर हमें देखो डेवलप्ड कंट्री बनना है ना, तो हमारे यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, प्रति व्यक्ति आय, वो होनी चाहिए हमारी $13,000 से ज्यादा। बेसिकली मतलब अगर सिंपल बताऊं कि टोटल हमारी इनकम क्या है,
डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय अगर हमारी $13,000 से ऊपर जाएगी तब हम अब एक तरह से हमारे हमें डेवलप्ड इकोनॉमी का टैग मिल सकता है। पर उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि 2047 में दुनिया कैसी हो जाएगी, ताकि ना हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर राइटर ने थोड़ा हिस्टोरिकली बात करने की कोशिश करी है। जैसे आप देखो, अगर आप देखो ना 1900 से लेके 1947 या 1950 जो मर्जी लेना चाहो, तो यानी कि हमारी स्वतंत्रता से 50 साल पहले जो हुए, ठीक है ना, जो 1900 वाला टाइम था, 1900 से लेके 1947 के आसपास तक का टाइम, यहाँ पर ना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही खराब थी। ठीक है, आप जानते हो ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है ना, तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर जैसे आप देख भी सकते हो, हमारी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी, 0.8% के आसपास हर साल। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय की मैं बात कर रहा हूँ, वो 0.06%, मतलब ऑलमोस्ट ये 0% के करीब करीब ही है। मतलब कहने का पॉइंट क्या है, जितनी आपकी इनकम 1900 में थी ना, 1950 में भी सेम ही उतने ही पैसे कमा रहे थे ऑन एवरेज। ऐसा यहाँ पे राइटर का बोलना है। तो काफी इशू था। तो जरूरत क्या थी, जैसे ही देश आजाद हुआ, इसके ऊपर काम करने की, ग्रोथ के ऊपर काम करने की, ताकि हम इस डायरेक्शन में बढ़ पाए। और इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज में काम भी किया। किस तरह से काम किया, हमने, जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा था। हमारी गवर्नमेंट ने एक मेजर रोल प्ले किया, हमारी जो स्टेट थी, ठीक है, तो उनका बात ज्यादा करी गई। सेविंग रेट के ऊपर बात करी गई। जो हमारे पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान्स की बात करी गई, उसमें यह बात करी गई कि स्टेट को आगे आना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट जरूर कर रहा है, पर मेजर रोल किसका है, मेजर रोल है किसका, गवर्नमेंट का या स्टेट का ही। साथ ही साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने फोकस किया कि बाहर से हम इंपोर्ट कम करवाएंगे, उसको क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड उसकी जगह क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सारी बातें हमने कोशिश करी हमारे स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान पे। चाहे आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान देख लो, जो पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें सेविंग रेट को बढ़ाने की बात करी गई थी। सेकंड 5 ईयर प्लान देख लो, जिसमें नेहरू, ठीक है ना, नेहरू और जो महालनोबिस जी थे, उनका प्लान बोला जाता है, जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर फोकस किया गया। वहां पे तो क्या बात हो रही थी, स्टेट इंटरवेंशन की बात हो रही थी। कुछ हद तक इन्होंने काम भी किया, पर हमें बाद में पता लग गया कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, ठीक है, उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है। क्यों इतना ज्यादा फायदा नहीं है, तो देखो, अगर आपने नोटिस किया हो, हमारी इंडिपेंडेंस से लेके 1950 1947 से ले लो 1980s तक, काफी ना हमारी ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट काफी कम रही, मतलब 3 से 4% के बीच बीच में रहती थी। इस तरह से इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी कम थी उस टाइम पे। तो जरूरत क्या थी, जरूरत थी कुछ बड़े चेंजेस को करने की। ठीक है, बड़े चेंजेस, जैसे आप जानते हो चाइना ने भी ना 1979 में बड़ा चेंज किया। वो बड़ा चेंज क्या था, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन अप करने लग गए। ठीक है, जैसे आप जानते हो इंडिया ने, आप सभी जानते हो, 1991 में इंडिया ने क्या किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स लिए था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया, ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी कंट्रीज का तो और इंटीग्रेशन करी, इसको वैश्वीकरण, ठीक है ना, ये सारी चीजें करी हमने। बिल्कुल। तो चाइना के अंदर ना यही, वहां 1979 के अंदर इस तरह की चीजें हो गई थी। वहां के जो लीडर थे ना, डेंग जियोपिंग, उनके द्वारा ये इस तरह के कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चाइना को फायदा भी बहुत हुआ। हम आज के टाइम पर भी देखते हैं कि बहुत फायदा हुआ। तो इंडिया भी 1991 के टाइम पे इंडिया ने भी ये सारी चीजें करी। आप जानते हो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने वाला था। ये काफी मेजर सिचुएशन हो गई थी, हमारी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही थी। तो ये सारे जब इश्यूज आ गए ना, तो हमारी उस टाइम की सरकार, जो कि डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी। ये एक्चुअल में ना विक्टर ह्यूगो की लाइन है कि इस दुनिया में कोई एक आइडिया को रोक नहीं सकता जिसका समय आ चुका हो। ऐसा बोला था विक्टर ह्यूगो ने। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो मनमोहन सिंह जी का भी यही पॉइंट था कि अब समय आ गया है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आए। तो इन सभी चीजों को लेकर आने की बारी कब आई, 1991 के अंदर, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की हमने बात करी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की हमने ये चीजें बात करी, एंड उसके बेसिस पे हमने उस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, इसके पहले देखो हमारे इश्यूज क्या थे। जैसे आप देख सकते हो कितनी हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, पर ग्रोथ रेट कम थी हमारी। देखो, लिटरेसी रेट बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी, जो 1950 से 1980 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर। पर हमारे इश्यूज, जैसे आप देख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने करनी पड़ी, क्योंकि PL 480 की वजह से हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे। वहां से हमारा जो वीट वगैरह हमें वहां से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी।
तो कुछ पॉजिटिव्स भी थे इस टाइम के ऊपर, पर कुछ इश्यूज भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। पर धीरे धीरे हुआ क्या, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने लगी। 1980 से लेके ना 1990 के टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट 5.6% थी। ये ठीक थी, ये बुरी नहीं थी। पहले 3-4% थी तो हमने उससे थोड़ा बाहर जरूर आए, पर यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आया करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है ना, आप सभी जानते हो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो भी हम एक तरह से जो गुड्स एंड सर्विसेज का ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी जो ट्रेडिंग होती है उसके रिगार्डिंग जब हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारा क्राइसिस देखने को मिला हमें उस टाइम पे, एंड अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने की जरूरत पड़ी। इवन जीडीपी भी देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जीडीपी काफी तेजी से बढ़ी, कभी 6% हो गया, 7%, 8% भी से ज्यादा भी हमें देखने को मिली कब, 2005 से लेके 2010। ये बहुत ही हमारी ना हाई ग्रोथ का टाइम था। इवन देखो इस टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया 2008-9 का, पर इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ती ही रही। यहाँ पर ना सारे पैरामीटर्स हमारे ठीक चल रहे थे, इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ना मैनेजेबल लेवल पे था। पर 2011-12 के बाद क्या हुआ, एक सेटबैक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम वापस हमारी ग्रोथ रेट जो थी ना वो अब उतनी हाई नहीं रही, उसमें हमें कमी देखने को मिल गई। कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कभी 4.5% हो गया, 3.7%। तो इस तरह से ग्रोथ रेट में अब तो ऊपर नीचे चेंजेस हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब देखो जब हमने 2 साल लगभग कोविड-19 का इम्पैक्ट देखा हमारी इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग, रशिया यूक्रेन का वॉर भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो अब जरूरत है फ्यूचर के अंदर सोचने की, हम फ्यूचर के अंदर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या चीजें करने की जरूरत है। हमारा देखो जो हम बात करें ना डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस, तो वो तब हो सकता है जब हम अगले 25 साल लगातार 7% से ऊपर की ग्रोथ लेके आए। ठीक है ना, अगर अगले 2 डिकेड्स हम 7% से ऊपर से ग्रो करते रहेंगे तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। इसके लिए जरूरत क्या है, जरूरत है देखो जीएफसीएफ। जीएफसीएफ क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप इन्वेस्टमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके स्टॉक्स बदलते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उन सभी चीज के अंदर हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ठीक है ना, करंटली हम 28% ऑफ जीडीपी है, इसको 33% ऑफ जीडीपी तक लेके जाएं, ऐसा कहना है डॉक्टर सी रंगाराजन का। उसके साथ ही साथ हम अपनी ना एफिशिएंसी को बढ़ाएं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको ना 1 यूनिट आउटपुट निकालना है, आप 1 यूनिट आउटपुट के लिए आपका कितना इनपुट लगता है, अगर 3 इनपुट लगता है या 4 इनपुट लगता है, तो मुझे आप बताओ कि इनपुट अगर कम लगेगा एक आउटपुट के लिए, वो अच्छी बात है या ज्यादा लगना चाहिए? ऑब्वियसली कम लगना चाहिए ना। आप कम रिसोर्सेज, आप कम इनपुट को यूज करते हुए 1 यूनिट आउटपुट निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कि इनपुट्स का मतलब रिसोर्सेज कम लगे पर आउटपुट उतना ही आए। ठीक है ना, इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोल देते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब कि कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए हमें ताकि हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकाल पाए। तो जितना ये कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर डॉक्टर सी रंगराजन कह रहे हैं कि इसको अगर हमें 4 पे मेंटेन कर लिया ना तो काफी अच्छी चीज होगी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे वो सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट रेट हम कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी रोल हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी, दोनों के एक तरह से हमारा एक एनवायरनमेंट इस तरह से हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, एक जो इन्वेस्टर का हो कॉन्फिडेंस उनके अंदर लेकर आ पाए। तो ये सारी बातें होंगी तो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसकी बातें भी यहाँ पर राइटर कर रहे हैं। साथ में देखो एक्सपोर्ट को भी हमें थोड़ा बूस्ट करना होगा। ठीक है ना, हमारा देखो आप जानते हो क्या है हमारी इकोनॉमी, एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। ठीक है, पर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स अभी भी उस लेवल तक ग्रो शायद नहीं हो पाए हैं। तो जरूरत क्या है, एक्सपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव करने की। हमारे यहाँ पे देखो आप जानते हो सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग बेस ना आज भी उतना हमारा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो अगर उस पॉपुलेशन को अच्छी जॉब्स मिल जाए, वो कैसे हो पाएगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा बूस्ट करें, तो ये चीज जरूरी है। साथ ही साथ हमारा जो 90% नियरली कहाँ पे वर्क करते हैं लोग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आए तो वो चीज हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ हमारा जैसे सोशल सेफ्टी नेट हो गया, कुछ पेंशन हो गया, इस तरह की चीजें अगर हम करें तो वहां पर ये चीज हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो जरूरत क्या है, ग्रोथ की जरूरत है, बट साथ ही साथ सबकी भलाई हो, जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उसकी यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं। ठीक है, आजकल के टाइम पे देखो कुछ इश्यूज भी आए हैं, जैसे आप देखते हो हमने बात करी क्या थी, ग्लोबलाइजेशन की, जो वैश्वीकरण की बात करी थी, पर आजकल ना डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है। कंट्रीज ना थोड़ी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज बना रही हैं। ठीक है, एक तरह के जो ट्रेड बैरियर्स कुछ ना कुछ लगाए जा रहे हैं ताकि बाहर से सामान कम आए।
तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, या फिर जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया या कोविड-19, इन्होंने जो हमारी सप्लाई चेन्स थी उनको काफी हद तक डिसरप्ट कर दिया है। इन पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम इन इश्यूज को सॉल्व कर पाए। इसके साथ ही देखो, इंडिया आप जानते हो अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे किया है और वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है, बट आप इंडिया की एक साथ पॉपुलेशन भी तो देखिए। ठीक है, राइटर का कहना है कि पॉपुलेशन भी तो देखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है और यूके की कितनी है। तो जब हम बात करते हैं ना पर कैपिटा इनकम की, तो वहां पर इंडिया का रैंक बहुत पीछे आ जाता है। 142 रैंक आता है 197 कंट्रीज की अंदर। तो काम ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज क्लियरली बता रहा है कि हमें अभी बहुत 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 ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक इशू हमें फ्यूचर में और पता क्या आ सकता है, जो हमारी जैसे ना हम एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो यूएसए को करते हैं या जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को ना हम बहुत सारा सामान भेजते हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा, इनकी ग्रोथ रेट भी तो स्लो हो रही है। वहां के लोगों के पास भी तो अब शायद उतने पैसे नहीं है, एज इनकी स्पेंडिंग पावर उतनी नहीं है। तो यहाँ पर भी ना डिमांड कम होगी आने वाले टाइम के अंदर। और इनके अंदर डिमांड कम होगी तो क्या इंडिया के एक्सपोर्ट उतने ही रहेंगे? नहीं, हो सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स नीचे चले जाएं, क्योंकि इन कंट्रीज में अब उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो इंडिया के ऊपर भी इशू यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पड़ सकता है। तो जरूरत क्या है कि इन सभी चीजों का हम देखें, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को भी साथ में साथ लेके चलें ताकि वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। तो ये सारी चीजें हमें सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो 2047 तक का हमारा गोल है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का, उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बातें करेगी थी कि क्या किया जा सकता है, एंड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे मेंस पर्सपेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, ओके। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, अ प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजीज अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे राइटर क्या कहना की बात कर रहे हैं, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, हर साल ना एक 16 दिन का एक्टिविज्म मनाया जाता है। सर ये क्या चीज है? देखो, 25 नवंबर ना अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी, ठीक है, 4 दिनों में आ जाएगी। तो यहाँ पर ना 25 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो उसको हम कैसे खत्म करें, उसके लिए एक डे होता है, 25 नवंबर का इंटरनेशनल डे होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से एक 10th दिसंबर को एक डे होता है। वो क्या होता है? ये होता है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स डे करके एक डे होता है। तो ये हो गया 10 दिसंबर को। तो 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर, ये टोटल कितने दिन बने? ये टोटल बने कितने? 16 दिन बने ये। ठीक है, तो इन 16 दिनों के लिए ना हम अलग अलग इवेंट्स हो गया, अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं कि किस तरह से हम ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, इनके रिगार्डिंग जो बातें करी गई हैं, उसी पूरे इवेंट को एक तरह से बोल दिया जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। तो यहाँ पर इस साल भी इसको मनाया जा रहा है, यहाँ भी इस तरह की बातें राइटर कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करो तो अलग अलग चीजें हो गया। जैसे म्यांमार में आप जानते हो वहां पे मिलिट्री कू हो गया था, 1-2 साल पहले की बात है। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, कभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हो गया। तो ये सारे जब मुद्दे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक तरह से हमें पता लगता है कि वुमेन का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे आया होगा। आप खुद सोचो यार, कि जैसे ना यहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए, कहीं ना कहीं तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर इश्यूज हुए, तो वुमेन के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा। क्या हम इसको सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे? इसको देखने की जरूरत है कि क्या चीज करने की इसमें हम करें। इवन देखो कोविड-19 हो गया, मैं हमेशा देखो आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इम्पैक्ट सभी पे आ रहा है, मेन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वुमेन के ऊपर, एल्डरली, ठीक है, सभी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा। पर वुमेन के ऊपर थोड़ा एक्सेसिवली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना, कि अब देखो उनके पास शायद उतनी कई बार होता है ना कि वुमेन, मैं जैसे ना कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज कई बार वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती काफी जगह के अंदर, राइट, या फिर उनकी जो हेल्थ नीड्स होती हैं, स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको हम कैटर नहीं कर पाते। तो ये सारे इश्यूज को हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और इनको भी देखने की जरूरत है, ऐसा कहना है राइटर का। इकोनॉमिक इश्यूज भी बढ़ गए हैं कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो इस बार का जो थीम है ना वो है यूनाइट, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर जब इस चीज की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो 16 दिनों का बात कर रहे हैं, तो इनमें हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वुमेन तो आगे आए ही आए वायलेंस के रोकने के लिए। साथ में यहाँ पे मेन को भी एज अ एजेंट ऑफ चेंज, मेन को भी एक प्रायोरिटी की तरह आगे आना पड़ेगा, ताकि इन सभी चीजों को हम इंश्योर कर पाए। ये जो इश्यूज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, इसको हम अच्छे से देख पाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो राइटर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया ने प्रोग्रेस करी है पिछले 75 ईयर्स के अंदर, ठीक है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। आप देखो, इंडिया 1947 में आजाद हुआ, बिल्कुल,
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, उसके अंदर ही हमने क्या बात कर दी, हमने बात कर दी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की। हमने वुमेन को भी उतने ही बराबर के राइट्स दिए, ठीक है ना। आप देख लो, जैसे कोई भी देख लो, आप प्रियम्बल के अंदर देख लो, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, सारी क्या बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो वुमेन को भी हमने बराबर के ही राइट्स दिए हैं। अगर आप बात करो ना दूसरे डेवलप्ड कंट्री, चाहे आप यूएस देख लो, यूके देख लो, तो वहां पर वुमेन को बराबर राइट्स नहीं थे स्टार्टिंग के अंदर, आजकल मिलते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। बट जब उनकी इंडिपेंडेंस हुई, आप खुद देखो, क्या उनको उतने राइट्स मिल रहे थे? नहीं, वहां पर वुमेन राइट्स बहुत देर से आए हैं। तो इंडिया ना एक स्टार्टिंग में ही जैसे इंडिपेंडेंट हुआ, उसने एक मैसेज दिया कि नहीं, यहाँ पे पुरुष हो महिला हो सबके सब बराबर हैं। जो हमने वोटिंग राइट्स दिए ना उनको, उसी से ये चीज झलक गई थी। फिर उसके बाद आप देखो, जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दरअसल में ना यूनाइटेड नेशंस जो है, जो यूएनजी है, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की, उनका एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि दुनिया में किस तरह से ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ह्यूमन बींग से कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या राइट्स होने चाहिए। ये दरअसल में 1948 में आया था, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे होने चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना एक लाइन थी, लाइन क्या थी, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। यहाँ ये लाइन लिखने वाले थे ये लोग कि सब मेन बराबर हैं। पर इंडिया ने ना, इंडिया और बाकी कुछ और कंट्रीज ने मिलकर इसको बोला कि नहीं, आप मेन मत लिखो, इसकी जगह क्या लिखो, ह्यूमन बींग्स। तो देख लो कितना हमने जेंडर न्यूट्रल करने की बात करी है। तो क्लियरली इंडिया ना उसी टाइम से वुमेन के राइट्स के लिए आगे आया है। उसके साथ ही साथ एक बार मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले ही जब वुमेन का इशू डिस्कस करे थे, मैंने CEDAW के बारे में डिस्कस किया था, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। दरअसल में ना 1979 के अंदर ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही मतलब एक तरह की ट्रीटी अडॉप्ट करी गई थी। इसमें बात करी गई थी कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उनके रिगार्डिंग इसको हम कैसे टैकल करें, कैसे इसको एलिमिनेट करें। यहाँ पर कंट्री साथ में आई, ठीक है ना। तो इंडिया का भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्टार्टिंग से ही। तो क्लियरली शो करता है कि जब से इंडिपेंडेंट हुई है कंट्री, तब से ही बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने इस चीज के अंदर। ऊपर से आप देख लो, ये क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सुना होगा कि जब भी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के अंदर, थोड़ा पीस की तरफ मूव करने के अंदर इनका बहुत रोल रहता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स का। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक तरह से आर्मी कह लो, ठीक है ना। थोड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं आर्मी मतलब ऐसा मत समझना कि वहां पे जाके ये सब चीजों को मार देंगे, नहीं, थोड़ा सेल्फ डिफेंस करेंगे। वहां पर पीस कैसे स्टेब्लिश हो उसकी बात करी जाती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। तो इंडिया ना एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। उसके अंदर भी देख लो, जब हम बात करते हैं वुमेन का रोल, तो वहां पर भी इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा वुमेन जाती हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, ताकि उस एरिया में हम शांति एस्टेब्लिश कर पाए। चाहे आप देख लीजिए कैम्बोडिया के अंदर जब इश्यूज आए, ठीक है ना, मोजाम्बिक के अंदर इश्यूज आए, या सोमालिया के अंदर इश्यूज आए, जब भी इश्यूज आए तो इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इंडियन वुमेन भी उनमें आगे बढ़कर आई हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये सारे इश्यूज हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। इनको ना दरअसल ये ब्लू हेलमेट भी इनको बोलते हैं, पीस कीपिंग फोर्स को। इसके साथ ही देखो आज के टाइम पे भी हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में देख लो वुमेन आगे आ रही हैं, ठीक है ना। मैं एग्री करता हूँ कि अभी भी शायद उतनी पार्टिसिपेशन नहीं है, बट आगे डेफिनेटली आई है। एग्रीकल्चर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, राइट। साइंस हो गया, बिजनेस हो गया, मेडिसिन, आप सारे एग्जांपल्स जानते हो। चाहे आप साइना नेहवाल का एग्जांपल देख लो, ठीक है ना, पीवी सिंधु का एग्जांपल देख लीजिए, हमारी खुद की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी होगी, ठीक है ना, सोनिया गांधी होगी, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे हमें मेजर नाम देखने को मिल रहे हैं। बिजनेस के अंदर हो गया इंदिरा नूई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हो साइंस के अंदर भी आजकल ना स्टेम जो बोलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वहां पर भी धीरे धीरे वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें बढ़ने को मिला है, तो जो कि एक काफी अच्छी चीज है। तो एक तरह की ना जो सीलिंग होती थी, एक इनविजिबल सीलिंग होती थी कि अच्छा वुमेन प्रोग्रेस तो कर रही है लाइफ के अंदर, और जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पर नहीं पहुंच पाती। पर यहाँ पर भी इंडिया ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है, थोड़े सीईओज वगैरह आने लग गए हैं, अभी भी दिक्कत है बट थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, ऐसा कह सकते हैं। जो कमांडर्स की तरह पहले ना सर्व नहीं कर सकते थे, पर अब कर सकते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, 2020 का ये डिसीजन है। तो इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है। अगर बात करें, देखो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक देखो आप जानते हो हर साल जो नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं, वो इसलिए तो दिए जाते हैं कि वुमेन की एम्पावरमेंट हो पाए, ठीक है। जो वुमेन स्ट्रेंथन हुई है उनको एक तरह से हम आगे लेकर आ पाए। और इवन ना देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात बोली थी कि जो हमारे डेवलपमेंट है ना, उसमें एक पार्ट ना प्ले करे वुमेन, नहीं, सिर्फ पार्ट प्ले नहीं करना, उस डेवलपमेंट को लीड करना है, ठीक है ना। वुमेन हमारी सिर्फ जो प्रगति है उसका एक हिस्सा नहीं, ना सिर्फ एक हिस्सा बन के नहीं करना, नहीं,
उस पर्टिकुलर प्रगति को आगे लेकर जाने का काम किसका है? हमारी महिलाओं का, ठीक है ना। तो नारी शक्ति पुरस्कार इसी वजह से जो नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया की बात करी जाती है, वही बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं। अब देखो ये सारी बातें चलो ठीक है, पर रिफ्यूजी वुमेन की क्या बात? रिफ्यूजीज देखो, आप जानते हो, जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में श्रीलंका से आए हैं, उसके साथ साथ आपको अफगानिस्तान हो गया या म्यांमार हो गया, वहां से भी कुछ ना कुछ हमें रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ना दो तरह के रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं। कौन से दो तरह के? देखो, एक ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली रजिस्टर हैं, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है गवर्नमेंट के साथ। तो वहां पर क्या होता है, हमने उनको आधार कार्ड दे रखे हैं, हमने उनको पैन कार्ड भी दे रखे हैं। तो इसके बेसिस के होता क्या है, वो आपस में इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो सकते हैं। उनका इकोनॉमिक इंक्लूजन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। कुछ हमारी जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ठीक है ना, हम खाना वगैरह देते हैं ना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या और पर्टिकुलर चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज का फायदा इन पर्टिकुलर रिफ्यूजीज को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट के साथ ही रजिस्टर्ड हैं। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं यूएनएचसीआर, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। कुछ पर्टिकुलर जो रिफ्यूजीज होते हैं वो इसके साथ रजिस्टर होते हैं यूएनएचसीआर के अंदर। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से जो आए हैं, ठीक है ना, रिफ्यूजीज हैं, म्यांमार वाले हो गए, यहाँ पर ये जो कंट्री से रिफ्यूजीज आए हैं, यहाँ पर क्या है, इनका हमने लिमिटेड एक्सेस दे रखा है। मतलब इनको सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए, हमने कुछ बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो पैन कार्ड की बात कर रहा था ना, आधार कार्ड की बात कर रहा था, ये सारे बेनिफिट्स इनको हमने नहीं दिए हुए हैं, बाकी और बेनिफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इंडिया की इस तरह से पॉलिसी है कि हम जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको ये बेनिफिट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें, पर साथ ही साथ जैसे जो भी आप वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर लीजिए, हमने उनको अलग अलग प्रोटेक्शन दे रखी हैं जो भी रिफ्यूजी वुमेन होती हैं। जैसे जैसे राइटर यहाँ पे एक ना म्यांमार की एक रिफ्यूजी की बात कर रहे हैं, जिस जो अभी एक रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुई हैं। तो ये एक पहली लेडी बनी है अपनी कम्युनिटी से यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर भी। दोस्तों, हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो है ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग। अभी इसका एक ड्राफ्ट वर्जन आया है, तो इसके कुछ हम प्रोविजंस पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बट किसी कारण की वजह से मुझे कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, जहां मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है अभी। तो ये वाला आर्टिकल ना, आई एम सो सॉरी, मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग। बट आज नहीं, क्योंकि आज कुछ अर्जेंट काम है। तो कल मैं इंश्योर करता हूँ कि कल आपको ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। बाकी ये आर्टिकल कल डिस्कस कर लेंगे। आई होप बाकी के सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।